हेडिंग बना लेते हैं, लघु बीजाणु या इसी को बोला जाता है परागकण, यानी कि माइक्रोस्पोर और पोलिन ग्रेन्स। ठीक है, अब इसके बारे में लघु बीजाणु परागकण यानी कि माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन, इसके निर्माण के बारे में हमने बात कर लिया। इसके साथ साथ इसका विन्यास क्या होता है, लघु बीजाणु चतुष्क के प्रकार के बारे में और इसके विन्यास के बारे में हम लोगों ने जाना। अब इसका स्ट्रक्चर देखा जाएगा लघु बीजाणु या परागकण का। इससे पहले कुछ बातें यहाँ पे जाना जाए तो जो ये परागकण है ना, परागकण नर युग्म कोदभिद का मतलब होता है अगुणित रचना। क्या चीज? तो अगुणित रचना। तो ये प्रथम कोशिका होती है, क्या होती है? प्रथम कोशिका है। परागकण नर युग्म कोदभिद का प्रथम कोशिका है। दूसरी बात इसके बारे में जाना जाए कि यह अगुणित होता है, अगुणित यानी कि हैप्लॉइड अगुणित रचना होती है। कौन सी रचना होती है? अगुणित रचना। तो ये बात याद रखनी है कि लघु बीजाणु यानी कि परागकण माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन क्या है? तो नर युग्म कोदभिद है और उसकी प्रथम कोशिका है और यह अगुणित रचना होती है। कैसा होता है? अगुणित रचना। संरचना की बात किया जाए तो इसमें दो आवरण होता है, दो आवरण ध्यान देना है यहाँ पे, एक ये वाला है और एक आवरण जो है यहाँ पे हम बना रहे हैं, दो आवरण होता है। ठीक है, दो आवरण होता है। इस तरह की संरचना होती है इसका। ठीक है, इसमें दो आवरण होता है, एक बाहरी आवरण है। चलो बाहरी आवरण को हम इसको जो है क्या कर लेते हैं, ध्यान देते हैं यहाँ पे। पहले बाहरी आवरण को हमने यहाँ पे बनाया, देख लेना है यहाँ पे। ये है इसका कौन सा आवरण? बाहरी आवरण। ठीक है, बाहरी आवरण है ये वाला भीतरी आवरण। बाहरी आवरण को बोला जाता है बाह्य चोल, बाह्य चोल इंग्लिश में बोला जाता है एग्जाइन। अब जो बाह्य चोल है एक प्रकार का पदार्थ का बना होता है और उस पदार्थ का नाम है स्पोरोपेलेनिन। स्पोरोपेलेनिन का जैविक अपघटन नहीं होता है, और जैविक अपघटन नहीं होने के कारण ये परागकण लंबे समय तक बना रहता है और जब वर्तिकाग्र से जुड़ता है अंकुरित हो जाता है। ठीक है, उसके बाद से ये वाला जो भीतरी आवरण है ना, इसको बोला जाता है अंतःचोल इंग्लिश में बोला जाता है इंटाइन, जो कि पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। ये जो अंतःचोल है किसका बना होता है? पेक्टोसेलुलोज का। बातें याद रखनी है, अंतःचोल किसका बना होता है? पेक्टोसेलुलोज का। उसके बाद से आगे बढ़ते हैं, ये जो बाह्य चोल है उसमें बीच बीच में इस तरह से क्या होते हैं, तो छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, बीच बीच में जो है छिद्र पाए जाते हैं। इस छिद्र को जो है जनन छिद्र कहा जाता है, जनन छिद्र, यानी कि इसी को बोला जाता है जर्म पोर। चीजों को समझना है यहाँ पे, जनन छिद्र यानी कि जर्म पोर, इंग्लिश में ही लिख देते हैं जर्म पोर। ठीक है, अब ये जो जनन छिद्र है इसका क्या काम है? इसका? तो इसका काम यही है कि वर्तिकाग्र पर जो पराग नलिका बनता है ना, तो पराग नलिका का निर्माण इसी जनन छिद्र द्वारा होता है। जैसे कि हमने बताया हुआ है यहाँ पे एक पुष्पकीय संरचना। ठीक है, एक पुष्पकीय संरचना है जिसमें ये वाला दल है, क्या है? दल है, और ये वाला इसका बाह्य दल है, और ये वाला जो भाग दिख रहा है यहां से यहां तक ये जायांग है, और इसमें ये वाला जो पार्ट दिखाई देता है बताया गया है ये क्या होता है, तो यही जो है आपका पुंकेसर होता है, और इसी में ये परागकण निर्मित होता है। जब ये परागकण यहाँ पे आता है तो वर्तिकाग्र पर इसी क्रिया को बोला जाता है परागण, बताया गया है यहाँ पे, इसी को बोला जाता है परागण। यहाँ पे आने के बाद ये जो जनन छिद्र है यहाँ पर एक नली बनाता है जिस नली को बोला जाता है पराग नली, और इसी नली की सहायता से परागकण आगे जाता है
और निषेचन की क्रिया होती है। ये सारा प्रोसेस बताया जाएगा। तो जनन छिद्र का यहाँ पे कार्य क्या है? जनन छिद्र का जो है कार्य यहाँ पे है इस पराग नलिका का निर्माण करना। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि बाह्य चोल होता है और अंतः चोल होता है। बाह्य चोल स्पोरोपेलेनिन नामक पदार्थ से बना होता है और इसका जैविक अपघटन नहीं होता है। अंतः चोल पेक्टोसेलुलोज का बना होता है और इनके बीच में छिद्र पाए जाते हैं। बाह्य चोल खुरदुरा होता है और उसके बाद से बाह्य चोल व अंतः चोल के बीच में एक छिद्र पाया जाता है जिसको बोला जाता है जनन छिद्र, यानी कि जर्म पोर। इसी को बोला जाता है जर्म पोर। और इसका काम क्या होता है? तो पराग नली का निर्माण, ठीक है ना, पराग नली का निर्माण जनन छिद्र का कार्य होता है। इतनी चीजें आप लोगों ने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये एक सेल है, तो सेल के अंदर केंद्रक होगा। तो सेल के अंदर जो केंद्रक होता है, इस केंद्रक में होता है विभाजन और यह दो भागों में बट जाता है। दो भागों में बट जाता है। ठीक है, एक बड़ा केंद्रक बनाता है और एक छोटा केंद्रक बनाता है। तो ये वाला जो है बड़ा केंद्रक है और ये वाला क्या है? छोटा केंद्रक है। ध्यान देना, यहाँ पे एक बड़ा केंद्रक बनाता है और एक छोटा केंद्रक बनाता है। इस बड़ा केंद्रक को नाम दिया जाता है वर्धी केंद्रक। वर्धी केंद्रक, इसी को कहते हैं वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस। वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ठीक है, इसे ही बोला जाता है वर्धी केंद्रक यानी कि वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और जो ये छोटा केंद्रक होता है इसको बोला जाता है जनन केंद्रक। क्या चीज? तो जनन केंद्रक। जनन केंद्रक यानी कि जेनरेटिव न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? छोटे केंद्रक को जनरेटिव न्यूक्लियस बोला जाता है, जनन केंद्रक कहा जाता है, और बड़े को बोला जाता है वर्धी केंद्रक। क्या कहते हैं? वर्धी केंद्रक। उसके बाद से जनरेटिव केंद्रक के बाहर इस तरह से एक परत का, झिल्ली का निर्माण हो जाता है। झिल्ली का निर्माण हो जाता है और इसे नाम दिया जाता है जनरेटिव सेल। ठीक है, जनरेटिव सेल। यानी कि इसे ही बोला जाता है क्या चीज? तो जनन कोशिका। जनन कोशिका। और यही कोशिका जो है यहां पर आकर के विभाजित होती है और विभाजित होकर के नर युग्मक की रचना करती है। यही आपका क्या है? नर युग्मक है। चीजें समझ में आ चुका होगा। लघु बीजाणु या परागकण क्या होता है,